अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमज़ान नवीद एंड यू आर वाचिंग सीए विद रमज़ान नवीद। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू पास द पेपर ऑफ एफएआर 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1। तो इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने तैयारी कैसे की, अपनी बात बताऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे की। उसके बाद मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, और इसमें क्या क्या मुझे मुश्किलें फेस करनी पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एफएआर 1 का पेपर देने के लिए। एफएआर 1 कैफ का पहला पेपर होता है और ये काफ़ी टफ पेपर होता है। तकरीबन 9,000 इसमें लोग अपेयर होते हैं और इसका रिजल्ट है तकरीबन 22 से 23%, यानी कि 100 में से 22 या 23% लोग जो है वो इसको पास कर पाते हैं। तो हमारा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, तो हम भी उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिनके जो है वो उन 22 या 23% में थे हम, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ था। तो आज मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको बताऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि लोग पैनिक कर जाते हैं कि मेरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं हुआ, या फिर मैंने एक्स्ट्रा शीट्स नहीं लगाई तो क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है हम इसमें एड्रेस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी स्टडी रूटीन क्या थी। तो जब मैंने पोर्टल लिया एफ ए वन का तो मैं 10 दिन लेट था, तो मेरे 10 लेक्चर पेंडिंग थे। और जब हमारा जो है वो कोर्स खत्म हुआ उस वक्त भी मेरे 10 लेक्चर पेंडिंग पे थे, यानी कि मैंने रोज़ का एक लेक्चर लिया उस सारी ड्यूरेशन में। तो उससे हुआ क्या, रोज़ का काम जब रोज़ करते थे तो रिटेंशन स्पैम भी उसमें ज़्यादा होता था, यानी कि एक दिन में 3 लेक्चर ले लिए, 2 लेक्चर ले लिए, तो ब्रेन उसका रिटेंशन स्पैम भी कम होता है। जब आप एक दिन में एक लेक्चर लेते हैं और दोबारा से उसी के सवाल की प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, हमारे टीचर थे सर जवाब, तो वो इसी तरह से करवाते थे। तो आपका जो रिटेंशन स्पैम होता है ना वो काफ़ी जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इवन कि हमें भी सवालों के नाम भी याद हैं। कुछ सवाल थे मैपर लिमिटेड के नाम से, कुछ सवाल थे जुपिटर लिमिटेड के नाम से, चांद लिमिटेड के नाम से, चेंजेस इन इक्विटी में एक सवाल था, एक पीपी में था, ओमेगा लिमिटेड के नाम से एक सवाल था। तो इस तरह के आपको जब आप रोज़ पढ़ते हैं और क्या कहते हैं, मतलब दोबारा भी सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फिर आपको क्वेश्चंस के नेम इवन याद हो जाते हैं, इवन पेज नंबर्स भी आपको याद हो जाते हैं। तो ये सीन था, हम रोज़ का जो है वो लेक्चर लेते थे। उसके बाद हम रिवीजन कोई नहीं करते थे। हमारे टेस्ट होते थे, उन्हीं में जो है हम उसकी तैयारी के लिए ही बुक उठाते थे, उस टॉपिक को रिवाइज़ करके कुछ पॉइंट उसके होते थे, फिर हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे टेस्ट में। फिर उसमें ये एक खास बात थी कि हम आगे घर देखते थे कि इस सवाल में क्या-क्या गलती हुई हैं और कहाँ-कहाँ पे गलती हैं, फिर उन पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज़ कर लेते थे। तो मिस्टेक से हमने क्वेश्चंस की काफ़ी सीखा। रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा हमारे पास कोई इस तरह से काम नहीं था। हमारे टीचर जो थे वो हमें एक वन पेजर टाइप बना के देते थे, उस पे लिखा होता था कि ये सवाल आपने इस टॉपिक का अटेम्प्ट करना है, ये सवाल इस टॉपिक का अटेम्प्ट करना है, उसमें फुल फ्लेज क्वेश्चंस होते थे और लास्ट में वही रिवाइज़ करते थे हम। और दोबारा क्वेश्चंस इन डेज़ में जो लास्ट डेज़ होते हैं, इनमें दोबारा क्वेश्चंस करने का भी फ़ायदा नहीं है। आपको जो है वो स्टडी टेक्स्ट रिवाइज़ करना चाहिए और सिलेक्टिव क्वेश्चन जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चंस हो ना, वो कुछ अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। पेपर में अपेयर होने से पहले आपको 2 से 3 पास पेपर खुद अटेम्प्ट करने चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। एफएआर 1 में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसको आपको लाज़मी देखना चाहिए। अब बात करते हैं मैंने कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था और उसमें से सही कितना था और पास कैसे हुआ मैं। आम तौर पे क्या होता है, जब जिस दिन आपका पेपर होता है ना, उस दिन की रात में आपको नींद ही नहीं आ रही होती। मेरे साथ भी ये सीन था, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी उस रात को। मैं पता नहीं क्या-क्या करता रहा, जागता रहा, बहुत सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं बगैर सोए पेपर देने चला गया और मुझे यही था कि बस आज का पेपर तो ख़त्म है, गया। लेकिन जब आपने सारा सेशन तैयारी की होती है, तो पेपर आपके सामने आता है ना, तो आपकी नींदें उड़ जाती हैं। फिर आपको वो जो सारे सवाल होते हैं ना, वो समझ आ रही होती है, आपका हाथ चलना शुरू हो जाता है कि इसमें ये करूँगा, इसमें ये करूँगा, इसमें ये करूँगा, इसमें ये करूँगा। तो मैंने अपनी अटेम्प्ट दी थी ऑटम 22 में, सितंबर 22 में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप काइंडली वो पेपर खोल लें ताकि आपको वीडियो देखने का ज़रा ज़्यादा मज़ा आए और आप एनालिसिस कर सकें कि मैंने कितने मार्क्स का कौन-सा सवाल अटेम्प्ट किया था और कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करने से पेपर पास हो जाता है। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, लोग समझते हैं कि 100 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर पास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सही अटेम्प्ट करना चाहिए आपको एक टाइम के अंदर। अटेम्प्ट 100 का ही करना है, लेकिन उसको इफेक्टिव कैसे बनाना है, इस पे आज डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे सामने खुल चुका है ऑटम 22 का पेपर जो मैंने अटेम्प्ट किया था। इसी को देख के मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ कैसे-कैसे अटेम्प्ट की थी, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर आपने पेपर में इतना अटेम्प्ट कर दिया ना, तो आपका पेपर पास हो जाएगा और आप उस टेंशन से महफूज हो जाएंगे कि कितना करना है पेपर। इस तरह के सवाल जो कि मुझे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपको इससे रीसेंट या इससे पास्ट अटेम्प्ट्स में ना बहुत कम देखने को मिलेगा। ये सवाल पहले कभी आया नहीं था। ये आउट ऑफ द जो है वो कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, सिलेबस नहीं था। लेकिन इस तरह के सवालात की ना आदत नहीं थी पहले हमें। तो ये सवाल पहली बार हमारे टाइम में आया था और ये काफ़ी छोटे-छोटे टॉपिक्स में से उसने निकाला हुआ था। जब आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो ये सवाल आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। जब आप सारे टॉपिक्स तैयार करेंगे ना, उस वक़्त आपसे इस तरह के सवालात भी सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। मेरी एक ये स्पेशलिटी थी कि मैं छोटे टॉपिक्स बड़े अच्छी तरह से मेरे तैयार होते थे, जिसकी वजह से मैं मार्क्स सिक्योर करता था पेपर में। अब इस सवाल को देखते हैं, इसमें था कि अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो आपने रीज़न देना है। तो अब मैंने देखा जल्दी-जल्दी, मैं जज़्बाती हो गया, मैंने सारे पढ़े इनके क्वेश्चंस, तो ये सारे मुझे आते थे। अब मैं ट्रू के आगे भी रीज़न लिख दिया, फॉल्स के आगे भी रीज़न लिख दिया, लेकिन लिखना सिर्फ फॉल्स के आगे चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये ज़ीरो लिमिटेड के नाम से एक सवाल था, ये गवर्नमेंट ग्रांट पे था, आईएएस 20 के जो है वो स्टैंडर्ड से। तो ये सवाल भी जो है, ये भी आसान था, हमने अटेम्प्ट किया इसको, बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया, ये भी बड़ी अच्छी तैयारी थी, हमने पूरा चार्ट बनाए हुए थे जिसको हम देखते थे, रोज़ रिवाइज़ करते थे। उसके बाद आता है ओरेकल फैमिली क्लब। अब ये जो सवाल है ना, इस सवाल ने जान ले ली थी वहाँ।
अब ये था वहाँ से एनपीओ से सवाल, और ये टॉपिक बहुत ही गंदे तैयार थे हमारे, इस पे काम किया हुआ था लेकिन उस तरह से ये जेल में बैठ नहीं सके। फिर इसको पेंडिंग पे डाला कि इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, इसको सबसे लास्ट पे करेंगे, क्योंकि ये सवाल अब समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, लेकिन आसान ही था ये सवाल, उसके बाद हमने देखा था इसको। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या कि पेपर में एंड में टाइम नहीं बचा था, और ये 10 नंबर का पेपर जो है वो मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने छोड़ दिया 10 नंबर का पेपर, 10 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जनरल एंट्रीज, आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी थी इसमें। इसमें एग्जामिनर का किया हुआ था कि आपको फिगर्स दी हुई थी, इसमें आपने रेक्टिफिकेशन करनी थी। रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक भी एंड लास्ट वाले दिनों में टीचर्स पढ़ाते हैं आमतौर पे, तो जिनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं ना, उनके लिए चीज़ें ये करना आसान होता है, जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, और हमारी बेसिक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये इस तरह के छोटे छोटे सवाल और रेक्टिफिकेशन पहले सोचना होता है कि इसका ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए था और इसमें हुआ क्या है, तो फिर उसका डिफरेंस आपको जो है वो एंट्रीज में दिखाना होता है। तो ये सवाल भी हमने अटैम्प्ट कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं ज़ामनी लिमिटेड की से एक सवाल है, इसमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना था। इम्पेयरमेंट लॉस भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A to Z हमने सही कैलकुलेट किया था इसका, तो इस पर भी काफ़ी टाइम लगा था मुझे, लेकिन खैर हो गया था ये। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये आता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ भी जब आपने छोटे टॉपिक तैयार किए होंगे, सिलेक्टिव स्टडी नहीं की होंगी, उस वक्त आप अटेम्प्ट कर सकेंगे। जो बड़े टॉपिक्स होते हैं उनमें से एमसीक्यूज़ कम आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स में से वो एग्जामिनर कहता है सवाल तो डाल नहीं सकता, वो उनके एमसीक्यूज़ डाल देता है। और मेरी पेपर सॉल्व करने की टेक्निक ये थी कि मैं जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता था ना, उसमें पेपर पढ़ता नहीं था, पढ़ने का मुझे नहीं लगता था कोई फायदा है। तो मैं सारे क्या करता था, एमसीक्यूज़ जितने भी हैं ना वो सॉल्व कर लेता था, माइंड में या साइड पर लिख लेता था इसका ए है इसका बी है, इस तरह से। उस तरह वो 15 मिनट भी मैं सिक्योर कर लेता था। तो इस तरह हमने एमसीक्यूज़ भी अपने सही अटेम्प्ट किए। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्या पेपर में बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर जो है वो बैलेंस होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा तो कभी मैच नहीं हुआ, ना प्रैक्टिस करते हुए, ना एक सवाल को 10 दफ़ा भी कर लूँ तो मेरा नहीं मैच होता, और कभी भी नहीं हुआ मैच जब जितने पेपर अभी तक दे दिए। तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, आपको स्टेप के मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें जो है वो कैश फ्लो, हाँ मेरा तकरीबन कोई 1500 से 2000 तक का इतना डिफरेंस आ रहा था कैश फ्लो में, लेकिन ये सवाल ने भी टाइम लिया था, लेकिन ये अटैम्प्ट हो गया था, काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट हुआ था, इस पर काफ़ी अच्छी तैयारी थी। अब एंड पे बात करते हैं, पीच ट्री लिमिटेड के नाम से एक सवाल था, ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। इस सवाल ने धोखा दे दिया हमें। हमने पहले इसको सोल्व किया, फिर जो है गन मारा पेपर में, फिर दोबारा सोल्व किया, फिर गन मारा, फिर सोल्व किया, 3 से 4 बार इसी सवाल ने तकरीबन 45 मिनट मेरे लिए ली। इस सवाल की वजह से मैं पैनिक कर गया और मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने इस सवाल को बड़ी मुश्किल से इससे जान छुड़ाई, अटैम्प्ट कोई नहीं हुआ ये मेरे से, पता नहीं बेसिक ईपीएस शायद कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेट हो गई, और डाइल्यूटेड तो बिल्कुल नहीं हुई थी। ये टॉपिक आता था लेकिन ये मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था टॉपिक, इस वजह से ये जो है वो मेरा ये सवाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, और जब ये क्वेश्चन नंबर 9 मैं शुरू करने लगता हूँ तो देखता हूँ 10 मिनट रह गए हैं यहाँ पर बस, पूरे 10 मिनट। अब 10 मिनट में मैं अपने माइंड में चीज़ें बना रहा हूँ कि इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है, और फिर जो है हेडिंग वगैरह डालता हूँ मैं, और क्या कहते हैं अपना ये लिखता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर हुआ। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर, अब मैं समझ रहा हूँ कि बीपी के थे, उस वक्त पढ़ने में भी कंफ्यूजन होगी, तो इस तरह की ये चीज़ें जो हैं ये मुझे फेस करनी पड़ी, और ये 20 नंबर का सवाल मैंने छोड़ दिया। फिर एट लास्ट टाइम ना होने की वजह से ये पेपर भी, ये जो टाइम ना होने की वजह से ये जो क्वेश्चन था ये भी मेरा छूट गया। टोटल मैंने 20 मार्क्स का यहाँ से छोड़ दिया, और ईपीएस वाला जो सवाल था मेरा, ईपीएस वाला सवाल वो भी जो है वो बेकार हुआ था। अगर उसमें मैं तकरीबन कोई अपने 15 में से, अगर मैं लेट सपोज कहता हूँ कि मैंने कुछ 10 नंबर का भी ठीक कर दिया था, तो मैंने 5 नंबर के वहाँ से भी अपना गवा दिया। इसका मतलब है कि 35 नंबर का पेपर तो मैं बिल्कुल छोड़ आया हूँ, जो कि मैंने डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं की, जो कि मैंने एनपीओ का सवाल नहीं किया, और जो कि मैंने 20 नंबर का एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर वाला एक्सट्रैक्ट्स वाला वो भी सवाल नहीं किया। 35 नंबर का पेपर मैं छोड़ के आ रहा हूँ, और इसमें से 65 नंबर का पेपर मैं अटैम्प्ट करके आ रहा हूँ, तो उसमें से भी मैं पास हो जाता हूँ। मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी जितनी खुशी F1 के पेपर पास होने की हुई थी, और मैं ऐसे बेड से उठ के छलांगे मारी थी जब हमारा रिजल्ट आया था। और मैं काफ़ी, वो जो रिजल्ट का टाइम पीरियड होता है उससे पहले का काफ़ी डिप्रेशन में गुजरा, मुझे लगा मैं दोबारा देना पड़ेगा। मैं तो इवन मैं लाइब्रेरी में बैठ के ये पेपर दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया हुआ था, मेरे दोस्त मुझे डांटते थे कि ये क्या कर रहा है। खैर, बात कहने का मकसद ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको, अगर आपने 100 मार्क्स का नहीं किया हो तो आप पास नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोशिश आपने पूरी करनी है कि 100 मार्क्स का ही हो अटैम्प्ट। अगर एक सवाल पे आपका टाइम ज़्यादा लग गया है तो उसको छोड़ दो और अगले सवाल पे चले जाओ, पैनिक नहीं करो, अगला सवाल भी आपको नंबर लेके देगा। तो अगर 50% मार्क्स लेने हैं, अगर हर सवाल हमारा 70% या 75% 80% ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब हमारे 70-80 नंबर पेपर में सिक्योर हो जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप अपनी टेक्निक बना कर जाएँ कि मैंने पेपर जाके सोल्व कैसे करना है। मैं क्या चीज़ पहले करूँगा, क्या चीज़ बाद में करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले जो है ना वो पता होनी चाहिए कि पेपर के इस टाइम पे मैं क्या कराऊँगा, इस टाइम पे मैं क्या करूँगा। खुद को एक ऑर्गनाइज़ वे में लेके चलना आपने, ताकि आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। सवाल नहीं हो रहा, नहीं लग रहा, उसको बाद के लिए रख लो, एंड के लिए रख लो, टाइम बचेगा तो कर लेना। और
अगर तो किसी सवाल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो जितना इसका एस्टिमेटेड टाइम है और लग रहा है कि ये सवाल सोल्व हो जाएगा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगाने से, तो लगा लो, अगर नहीं तो उस सवाल को छोड़ दो। यही रीज़न है फेल होने का। हम इतने जज्बाती होते हैं क्योंकि पहला पेपर होता है, ये रिपोर्टिंग का इस तरह से हम देख रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं ये सोल्व होगा, ये सोल्व होगा, वो नहीं होता भाई सोल्व, उसकी वजह से सारा पेपर आपका खुड़े लाइन लग जाता है। तो आपने टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट इसमें नहीं होगी तो ये पेपर जो है ना वो फजूल ही होगा। मैं शायद कह सकता हूँ कि मेरी एक्सेप्शन थी, लेकिन मेरे कुछ और भी दोस्त थे जिन्होंने 70 मार्क्स का 75 मार्क्स का किया हुआ था अटेम्प्ट, उनका पास हो गया। जिन्होंने 68 मार्क्स का 62 मार्क्स का, इवन ये भी लोग आपको मिलेंगे जब आप अपने जो है सर्कल में देखेंगे, तो इनका भी जो है ना वो पास हो गया। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रिप है, छोटे-छोटे टॉपिक तैयार हैं, सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, तो आपके छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपको बड़े अच्छे मार्क्स निकाल के दे देते हैं। फिर अगर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन छूट भी जाता है ना, तो उसमें भी आपको जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपका काफ़ी अच्छा हद तक पेपर जो है वो ठीक हो चुका होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। इंस्टाग्राम पे लोग मैसेजेस कर रहे थे काफ़ी इसी तरह के सवालात, F1 कैसे पास करें, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आपसे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।